बुलंदशहर के शिकारपुर नगर में सराफा व्यापारियों से लूट की घटना का खुलासा न होने पर सराफा व्यापारी धरने पर बैठ चुके हैं। लगभग 18 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी लूट की घटना का अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। सराफा व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अभी तक लुटेरों का खुलासा नहीं किया है, जिसके चलते सभी सराफा व्यापारियों में काफी रोष है। वहीं सराफा व्यापारियों ने आभूषण की कीमत लगभग 34 लाख रुपए बताई है। शिकारपुर के सभी व्यापारी बाजार के निकट शिव मंदिर के पास धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही एसपी देहात हरिंद्र कुमार, शिकारपुर सीओ गोपाल सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अखिलेश गौड़ धरना स्थल पर पहुंचे और आक्रोशित व्यापारियों को लूट की घटना का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है। खुलासा न होने के कारण धरना प्रदर्शन क्या है पूरा मामला, द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? हम आश्वासन पर विश्वास नहीं करते। हमने पूरा प्रोग्राम बतला दिया है, पूरा सब कुछ इनके संज्ञान में ला दिया है। आज ये शुरुआत की है। शिकारपुर के सराफा के व्यापारियों ने 4 या 5 दिन बाद हम लोग कमिश्नरी पर धरना देंगे अगर नहीं खुला, और तब हम मुख्य सचिव को ज्ञापन देंगे द्वारा कमिश्नर मेरठ, और उसके बाद अगले हफ्ते ही अगर फिर भी नहीं खुलती है तो लखनऊ के अंदर धरना होगा। शिकारपुर बुलंदशहर के व्यापारियों का और लखनऊ के भी हमारे उसमें व्यापारी भाग लेंगे, और अगर जब तक ये घटना नहीं खुलेगी हम पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के नाक में दम करे रहेंगे। व्यापारियों ने लूट न खुलने को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और लूट नहीं खुल पाई है। आगे क्या है पूरा मामला, कब तक लूट का खुलासा हो सकता है? जैसा कि आप अवगत हैं, 3 तारीख को एक व्यापारी भाई के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें उसकी जितनी जमा पूंजी थी सब एक बैग में थी, जो लूट के दौरान चली गई थी। हम लोगों द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, अभी प्रयास किया गया, और आज व्यापारी बंधुओं द्वारा हमको इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ही इस घटना का खुलासा हो। हमारा प्रयास रहेगा कि एक 2 दिन में ये घटना का खुलासा हो जाए। हम लोग को काफ़ी क्लू मिले हैं, लगे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी घटना का खुलासा हो जाएगा। सर, व्यापारी पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है जो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा व्यापारियों से हम लोग का कोऑर्डिनेशन है। ऐसी कोई अगर कोई समस्या होगी तो उसको बैठ के हम लोग समाधान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका कारण तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा नगर का है। वहीं पुलिस ने 4 युवकों को शक के दायरे में गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। क्या नाम है आपका? विनोद। आपके भाई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, क्या पूरा मामला था? वो फैक्ट्री आ रहे से 3 बजे, 3:15 बजे इन्होंने गोली मार दी है। कहाँ मारी है? यहाँ पर मारी है और यहाँ पर लेकर गई है। कहाँ का मामला है? भी सुल्तानपुर से उल्लंकुई है, बिल्कुल पुल पार करते ही। कोई पुरानी रंजिश? नहीं, कुछ नहीं। आपको किसने बताया? क्या ये फैक्ट्री में कोई बात है कि हो तो कह नहीं सकते हैं। वैसे जो बताई का है, जो 4 बंदे भागे का है, जैसे हम आए पीछे से, तो 2 तो आगे को गए, 2 पीछे को गए। एक बंदे ने सुल्तानपुर के नहीं बताई है, 2 आगे को गए, 2 एक पीछे को। एक बंदे का नाम जानते नहीं है वो। 3 बंदे वहाँ ने बताए, एक खुद है, एक वहाँ का भाई है और एक और है। तो आपको सूचना किसने दी? हमें भाई ने फ़ोन करा या भाई ने करा, और हम तुरंत ही पीछे थे आए। हम भी काम पे कोई आ रहे, इतने हम रास्ता में ही आए थे, इतने हमें भाई मिला पड़ा भैया। किस चीज़ की फैक्ट्री में काम करते थे? कपकी में। कहाँ जा रहे थे? फैक्ट्री में, लाइट फैक्ट्री में। पकड़ भी लिया क्या? हाँ, पकड़ के चौकी आ गए। सर, एक मर्डर हुआ है, क्या मामला है पूरा, क्या निकल के आया? आज सुबह लगभग 4 बजे एक सूचना मिली थी कि इस्माइलपुर बुढ़ैनी निवासी कमल सिंह हैं, वो सड़क के किनारे मृत अवस्था में पाए गए हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, परिवारजनों से पूछताछ की, बाकी लोगों से पूछताछ की, और ये बताया गया है कि कुछ लोग, इनसे संभवतः कुछ दिन पहले कुछ विवाद हुआ था उनका, उन्होंने हत्या कर दी। इस तरह के आरोप हैं। प्रकरण में अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जाम लगा दिया है तो क्या कह रहे हैं? मृतक के परिवारजन त्वरित पुलिस कार्रवाई को लेकर, और क्योंकि मृतक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कुछ आर्थिक सहायता, मुआवजे आदि की मांग को लेकर सड़क पर आए थे, तो उनको आश्वस्त किया गया है कि पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष होगी, तुरंत की होगी, और जो भी इसमें प्रावधान है सहायता के, मुआवजे के, उनके बारे में भी तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। कोई अभी तक आरोपी हिरासत में लिया गया है?
घर वालों के द्वारा, परिवारजनों द्वारा तो बात बताई गई थी, उसके आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में फिलहाल लिया गया है। कितने लोगों पर आरोप लगाए? अभी अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है, जो केवल पूछताछ हुई थी उसके आधार पर जो चीज़ें बताई गई थी उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बुलंदशहर से केकेडी न्यूज संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट। बांदा में एडीजी प्रेम प्रकाश ने शहर का दौरा किया, जहां पुलिस लाइन में आईजी और महोबा बांदा के एसपी के साथ अपराध की समीक्षा बैठक की। इस दौरान जनपद में कुछ दिन पूर्व मोरंग माफियाओं के द्वारा अधिकारियों पर हमला करने वाले माफियाओं पर गैंगस्टर लगाने का एसपी को निर्देश दिया। साथ ही लंबित विवेचना का जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश दिए गए। सभी से चिन्हित कर लेने, जैसे टॉप 10 के बारे में कि कौन रहेंगे, गैंगस्टर किस पर करना, गुंडा एक्ट किस पर लगानी है, ये अभी से तय कर दो और 1 से 15 के बीच में इन पर अधिकांश कार्रवाई निरोधात्मक आपको कर देंगे। आपके यहाँ जितने भी माफिया, चाहे खनन माफिया, जो बालू माफिया आपके यहाँ चल रहे हैं, उनके पुराने केसेस को देके जिन्होंने अभी नए कोई केस पारित किए हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर दो। कई अभी वांछित चल रहे हैं जिसमें खनन अधिकारी के ऊपर हमला हुआ। आज जो चोरी का मामला मैंने बताया है, चोरी में जो पकड़े जाते हैं उनके ऊपर भी गैंगस्टर लगाइए। जो अतर्रा का मामला आया है, इससे पूर्व जो आपने बताया ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में, अभी नवंबर मास में पूरा वो चला है जो ट्रैफिक माह मनाया गया, लेकिन और पूरे जोन में मैंने देखा कि एक्सीडेंट्स कई जगह ब्लैक स्पॉट नए बन के आए हैं। इसलिए पूरी चेकिंग रात में भी होनी चाहिए, दिन में भी होनी चाहिए वाहनों की। अगली बार उसको संज्ञान में नहीं लेना। दूसरा, जब भी किसी की बेल अपोजिशन लगानी है या उसके बारे में आप गैंगस्टर में लिख रहे हैं, तो ऐसे जो मामले जितने भी हैं सभी उसमें जाएंगे बेल अपोजिशन में। चाहे पहले उसमें ये नहीं देखना कि किसमें क्या हो चुका, सजा हुई है, रिया हुआ, क्या हुआ, लेकिन जाएंगे सारे केसेस। ये आपको सर्टिफिकेट देना है कि सारे केसेस उसके दिए गए हैं, क्योंकि अब ये बेल जब भी जो डिसाइड होगी, और माननीय उच्च न्यायालय में खासकर इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि आप सभी मामले उसके पंजीकृत जितने भी हैं उसके खिलाफ वो उसमें उसका हवाला देंगे, उसकी बेल अपोजिशन में लिखेंगे। आपके जनपद के ये 6 वांछित जो चल रहे हैं, जो गिरफ्तारी के लिए शेष हैं, पुरस्कार घोषित, इन पर जल्दी कार्रवाई कराइए। काफ़ी सारे पुराने हैं और इसमें ये है आपके मटौन थाने का, पिंदवारी, अतर्रा, कोतवाली नगर, नारायणी और गिरवा, ये सभी देख लें। और इस पर जो भी और कार्रवाई हो सकती है, इन पर त्यौहार का तवीज़ लेना, इन पर लिस्निंग पर लेना, ये कार्रवाई कराना। बांदा परिक्षेत्र के 2 जनपदों की, महोबा व बांदा की, मेरे द्वारा मासिक गोष्ठी की गई है, जिसमें अपराध समीक्षा की गई। वर्ष समाप्त होने जा रहा है, तो अभी तक का जो क्राइम हुआ है, जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है, उनकी समीक्षा की गई। अपराध काफ़ी इसमें कम हुए हैं, हत्या का अपराध, लूट का अपराध में कमी आई है, और साथ ही जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध हैं उसमें भी काफ़ी कमी आई है। अगले वर्ष भी यही गति बनी रहे, इसके लिए निर्देशित किया गया है। जो इनामी बदमाश अभी शेष रह गए हैं 6, उनकी समीक्षा की गई है, उन्हें जल्दी गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वो कई सालों से वांछित चल रहे हैं। साथ ही जो कार्यालय के रिकॉर्ड हैं, थाने के रिकॉर्ड हैं, उनको नए सिरे से नए साल में बनाया जाना, उसके बारे में निर्देशित कर दिया गया है। एसपी महोबा को निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी ही जो पूर्व एसपी हैं उनकी गिरफ्तारी करें, उनका लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। और साथ ही जो अन्य खनन के मामले हैं, जिसमें एक खनिज अधिकारी पर हमला हुआ, उसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी, और ऐसे सभी वांछित अभियुक्तों पर कार्रवाई किया जाना, और साथ ही गैंगस्टर और एनएसए के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी है जो अभी तक के सेंसेशनल मामलों में पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक अपराध की स्थिति अच्छी है, और जो हमारे अभियान चल रहे हैं, कोविड हेल्प डेस्क का, महिला हेल्प डेस्क, ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। शाम के लिए इवनिंग की फुट पेट्रोलिंग, रात्रि में गश्त मिलान, और सभी कर्मचारियों के जो रिकॉर्ड हैं, कैरेक्टर रोल, उसको अप टू डेट किए जाने के बारे में भी सभी को निर्देशित कर दिया गया है। सर, बांदा जिले में कुछ चिन्हित किए गए हैं जो नए नाम सामने आए हैं उसके गैंगस्टर में, वो हमने माह में ये रिव्यू कराया जा रहा है कि जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके आधार पर टॉप 10 का चिन्हीकरण किया जाए। साथ ही जिनमें गैंगस्टर एक्ट लगाया जाना है, ऐसे मामले चिन्हित हुए हैं जिन्होंने सरकारी अधिकारियों पर हमले किए हैं, उन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी।
एक सेंसेशनल मामला 2 लोगों को उनकी हत्या का आया, उसके बारे में NSA लगाए जाने की कार्रवाई किए जाने का अभी निर्देश दिया गया। सर क्या लग रहा है पट्टीदार जो SP महुआ थे कब तक उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी, क्या किस तरह से प्रयास जारी? अभी उसमें 82 की कार्रवाई हो गई है, प्रोक्लेमेशन जारी हो गया, उसके बाद उनके विरुद्ध एक मुकदमा और पंजीकृत हो गया है कि वो उसमें पेश नहीं हुए। साथ ही अभी कुर्की के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं, उनके कुर्की प्राप्त की जाएगी। सर सड़क दुर्घटनाएं पिछले में बहुत ज़्यादा हो गई, उसको लेकर के अभी भी कोई विशेष? नवंबर मास में पूरा एक ट्रैफिक माह के रूप में मनाया गया। इसमें कई ऐसे कारण प्रकाश में आए हैं जिसमें ड्राइवर द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाना, रात्रि में। बांदा से KKD न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। जिन हाथों में कलम और देश का भविष्य होना चाहिए, उन हाथों से किस तरह बाल मजदूरी कराई जा रही है, ये साफ तौर पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह नवीन उपमंडी स्थल हैदरगढ़ बाराबंकी में धान तौल क्रय केंद्र पर धान की बोरियां इन किशोरों से उतरवाकर बाल मजदूरी कराई जा रही है। जब बाल श्रम मजदूरी के मामले को लेकर SDM हैदरगढ़ जितेंद्र कटियार से इस मामले की जानकारी ली गई, उस दौरान मंडी में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने किशोरों को ले जाकर छिपा दिया, जो कैमरे में पहले ही कैद हो चुके थे। SDM हैदरगढ़ ने मामले को संज्ञान में लेकर मौके पर जांच के लिए राजस्व विभाग के कानूनगो सुनील कुमार को भेजा, मगर उससे पहले बाल मजदूरों को वहां से हटा दिया गया था। अब इसमें चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई कि धान तौल केंद्र पर निगरानी के लिए लगाए गए राजस्व विभाग के लेखपाल की मौजूदगी में भी किशोरों से आखिरकार काम क्यों करवाया जा रहा है? किसके साथ में आओ यहाँ मजदूरी कर रहे हो? नाम बताओ। नाम बताओ ना जी, कोई लग गया आपकी जिम्मेदारी नहीं है? मतलब आपके सामने अगर बच्चों से, नाबालिग बच्चों से काम हो रहा है, काम ही नहीं कराया जा रहा है। नहीं तो यहाँ तो अभी धान की बोरियां ढोते हुए बच्चे, देख लीजिए नहीं देखा अभी हमारे पास है, वो तो मैंने देखा है। ठीक है, नहीं तो ऐसे में आप एक जिम्मेदार हैं। क्या आप ये बताइए, क्या क्रिकेट में कोई बच्चा नहीं आ सकता? नहीं बच्चा, नाबालिग बच्चे से काम कैसे कराया जा रहा है, ये बताइए। नहीं, काम करता ही नहीं कराया। क्यों नहीं कराया जा रहा? आपके सामने कराया जा रहा है, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो क्या मतलब आप क्या समझा जाए? नहीं करता ही नहीं बच्चे। बाराबंकी से KKD न्यूज संवाददाता विजय कुमार पाठक की रिपोर्ट। लखनऊ में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण परियोजना का डायल 112 अभिव्यक्ति सभागार में शुभारंभ किया गया, जिसमें परियोजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, जिसमें प्रदेश के 75 जिलों के 7 स्टेक होल्डर विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। साथ ही आपदा को नियंत्रण करने व आपदा की हानि को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस परियोजना के तहत 6 दिनों तक ट्रेनिंग सेशन चलता रहेगा। इस दौरान कार्यक्रम में ADG UP 112 असीम अरोड़, लेफ्टिनेंट जनरल RP सिंह, बलवीर सिंह अरोड़ काबरा के साथ कई लोग मौजूद रहे। ये आज का प्रोग्राम जो डायल 112 के भवन के अंदर आयोजित किया जा रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी द्वारा जो डायरेक्शन हमको मिले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, उसके अंतर्गत एक ऐसा प्लान बनाया जाए पूरे प्रदेश के अंदर जिससे कि जनहानि, धनहानि या किसी भी प्रकार का क्षति को ज़ीरो किया जाए, और किसी भी प्रकार की आपदा आए उसमें हम इतना पहले से तैयारी करके रखें कि उसका आपदा की जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज़ीरो हों और किसी भी तरीके की क्षति ना हो, जनहानि ना हो, पशुधन है, चाहे किसी प्रकार का बिल्डिंग कोलैप्स है। और जैसा मैंने अभी अपने रिमार्क्स में ही बोला कि बहुत सी जानें चली जाती हैं शब्दन से या आकाशीय विद्युत से, बिजली से, उसको रोका जा सके, और रोका ही नहीं जा सके उसको ज़ीरो करना है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, और उसी के अंतर्गत ये सामुदायिक आधारित कार्यक्रम आज चलाया गया, जिसमें 19 जिलों के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो 50-50 गांव जो हैं कि का डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, डेवलपमेंटल प्लान, ऐसा उसमें सिंक्रोनाइजेशन किया जाएगा कि दोनों एक साथ डेवलप हों और टॉप डाउन
और बॉटम्स अप अप्रोच के साथ हम ये प्लान बनाएंगे, जिसमें कि डेवलपमेंट अगर जो भी हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार की पहले कमी ना आए और वो हर आपदा को ऐसा काम करे कि किसी भी प्रकार का कोई भी हानि ना हो, चाहे वो जनहानि हो, चाहे वो धन पशुधन हो, चाहे किसी भी तरीके का। कितने दिन का ट्रेनिंग सेशन होगा सर? अभी हर जिलों के हम लोगों ने लोग बुलाए हैं, 6 दिन तक का ये प्रोग्राम चलेगा। आज शुरू हुआ है, 5 दिन और प्रोग्राम चलेगा और उसके बाद फिर हम इन जिलों में भी प्रोग्राम चलाएंगे और इसको हम गांव के लेवल तक, समुदाय के लेवल तक हम लेके जाएंगे। 950 ग्राम इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में होंगे और जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंत में हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे कि स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और समुदाय लेवल के प्लान जो हैं एक दूसरे से समन्वय रखते हुए और उसी मुद्दे के साथ, उसी एम के साथ हम विकसित करें और आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश का जो प्लानिंग है और जो एग्जीक्यूशन हो, अनुसार तो बनना ही चाहिए, उसके साथ एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए, उसको फीडबैक लेते हुए जहाँ जहाँ पे मिड कोर्स करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हम मिड कोर्स करेक्शन भी करेंगे और हम आपके जरिए पूरे प्रदेशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले समय के अंदर किसी भी प्रकार की आपदा को हम पूरे तरीके से देखने के लिए सक्षम रहेंगे कि उसमें कोई भी प्रकार की किसी प्रकार को किसी को कठिनाई ना आए, जनहानि तो बहुत दूर की बात है। लखनऊ से केकेडी न्यूज संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण की मांग कर रहे अभ्यर्थी आज शिक्षा मंत्री से मिलने वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे। बताते चले कि बीते शनिवार को अभ्यर्थियों ने स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव किया था। स्वतंत्र देव सिंह ने आश्वासन दिया था कि आज शिक्षा मंत्री से अभ्यर्थियों की मुलाकात करवाई जाएगी। इसी कड़ी में अभ्यर्थियों से वीवीआईपी गेस्ट हाउस मिलने पहुंचे शिक्षा मंत्री सतीश त्रिवेदी। देखिए, सारे बेसिक के जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में हम लोगों के साथ मीटिंग हुई है और हम लोग बहुत उम्मीद लेकर यहाँ पर आए हुए थे माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए कि हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जो भी बातें हमारे सामने रखी उसमें कुछ नया नहीं रखा है। वो वही चीज़ें कह रहे हैं कि प्राइवेसी की आड़ में हम जो भी चीज़ें हम नहीं दिखाना चाहते आपको, वो हम आज भी आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमने कहा कि किसी का, जैसे मैं टॉपर हूँ परीक्षा का, तो कितने नंबर पाकर मैं टॉपर बना हूँ तो इसको जानने का तो सबको हक है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, प्राइवेसी भी कोई चीज़ है, अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप इस मामले को कोर्ट लेकर जाइए। हम लोगों ने कहा कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, बेरोजगारी में कहाँ से पैसे ले आएंगे हम, सर कोर्ट कैसे जाएंगे, हमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद है। तो उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्रियों को कुछ निर्देश दिए हैं कि जो भी इनकी डिमांड है, जो भी ये चाहते हैं कि ये चीज़ें सार्वजनिक हों, डिस्क्लोज की जाएँ, उसमें से जो चीज़ें पॉसिबल हैं वो चीज़ें इनको आप प्रोवाइड करवा दीजिए। किस कैटेगरी का कितना गुणांक गया है, कितने क्वालिटी मार्क्स पॉइंट्स पे चयन हुआ है, वो सारी चीज़ें आप इनको उपलब्ध करवाइए। तो अधिकारियों ने कहा कि उसको हम 2 से 3 दिन में अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे, जहां से आप उसको देख पाएंगे। और हम लोगों ने जो हमारा मेन मुद्दा है रिजर्वेशन से जुड़ा कि 27% जो रिजर्वेशन आपने दिया है, या यूँ कह लीजिए कि रिजर्व कैटेगरी में आप जिन लोगों का चयन आपने किया है उनकी सूची आप हमें उपलब्ध करा दीजिए। क्योंकि हमारा ये कहना है कि जो हमने डेटा आपका निकाला है और जो हमारा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मात्र 2,664 लोगों का आपने रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन किया है, लेकिन उनका कहना है कि कुल 10,000 लोगों का हम लोगों ने चयन किया है। तो जब हम लोगों ने कहा कि जो 2,664 के अलावा जो लोग हैं उनकी आप हमें सूची उपलब्ध करा दीजिए, तो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हम वो सूची आपको नहीं दे सकते, प्राइवेसी की बात है, इसलिए हम आप नहीं दे सकते हैं। कुल मिला के अगर आप ये कहें कि पिछले 6-7 दिन से हम लोग लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक निवेदन जो कर रहे थे, उसका परिणाम आज ये निकला है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सिर्फ इस बात पे यहाँ से छुट्टी ली है कि जो भी चीज़ें ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारे सामने नहीं रखा गया, उसको हम आने वाले 2 से 3 दिनों में वेबसाइट पे डाल देंगे। अगर कोई असंतुष्टि इनकी फिर भी रह जाती है तो फिर ये आके हमारे साथ बैठेंगे, जो भी विसंगतियाँ हो। आगे की रणनीति ये है कि प्रशासन से हमें साफ साफ बोल दिया गया है और माननीय मंत्री जी ने सीओ साहब हमारे साथ में थे तो उनसे ये कहा है कि इसके बाद भी अगर ये लोग जो है 2 से 3 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते या और कुछ करते हैं तो आप कार्रवाई करिए इनके ऊपर। तो हम जितनी उम्मीद लेके आए थे
तो वहाँ से हमको तो अभी तो निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन फ़िलहाल हम 2 से 3 दिन का जो इन्होंने टाइम दिया है, हम अपने लोगों को जाके यहाँ से बात बताएंगे, क्योंकि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि हम जाके वहाँ अपने समर्थकों को कहेंगे तो वो अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि सबके राइट्स की बात है, सबके अधिकार की बात है, सबकी नौकरी की बात है। तो हम ये बात जाके वहाँ अपने लोगों को बताएंगे, फिर जैसा भी निर्णय होगा हम आप लोगों को अवगत करा देंगे। थे और सबने पूरे तथ्य सामने रखे हैं और उससे ये स्पष्ट हुआ कि किसी प्रक्रिया में किसी आरक्षण के उपबंध का या किसी भी नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ये अभ्यर्थियों को बता दिया गया है, अब वो जा करके अपने साथियों को बताएंगे। तो संतुष्ट हो गए सर? वो तो हवन कर रहे हैं, बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हम नियम से ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। जो संवैधानिक उपबंध हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के नियम हैं, भर्ती उसी के अनुसार होती है। वो सारी बातें अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के सामने स्पष्ट कर दी गई हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हम उस हिसाब से नियम नहीं बदल सकते कि उसका सिलेक्शन हो जाए। जो सारी बातें थी सब स्पष्ट कर दिया गया है। किसी तरह का संदेह नहीं है कि कोई भी ढकने छिपने की कोई बात नहीं है। अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वो सब अपने घर जाएं। इस तरह से धरना प्रदर्शन से किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन योग्यता पर होता है, सिलेक्शन नियमों पर होता है। वो बातें स्पष्ट रूप से उनको बता दी गई। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना धरना समाप्त करें। फिर जब नए पदों के लिए विज्ञापन निकलेगा फिर अप्लाई करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर योग्य अभ्यर्थी के साथ खड़ी है। जो भी परिश्रम करेगा, जो उस योग्यता के मानक में आएगा, उसकी भर्ती होगी और पूरे भेदभाव रहित भर्ती होगी, पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होगी, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को लेकर काम करने वाले। लखनऊ से केकेडी न्यूज संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। लखनऊ के मोहनलालगंज में व्यापार मंडल के अध्यक्ष पूर्व प्रधान सुजीत पांडे की अंतिम यात्रा पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। शव यात्रा में शामिल विधि मंत्री ब्रजेश पाठक ने जल्द से जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर और यूपीसीएलडीएफ चेयरमैन वीरेंद्र तिवारी परिवारजनों को आश्वासन देते भी नजर आए। विधायक अमरीश पुष्कर ने कार्रवाई न होने पर कोतवाली घेरने की चेतावनी दी। अमरीश पुष्कर ने कहा कि इससे पहले 2019 में हुई हत्या का अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। देखने वाली बात ये होगी कि सुजीत पांडे के हत्यारों को पुलिस महकमा कब तक कटघरे में खड़ा करता है। प्रधान जी हमारे बहुत प्रीत है, हमारे बहुत नज़दीक है। हमेशा उनका सपोर्ट और आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता है। कल उनकी जिस प्रकार जघन हत्या की गई, पूरा दिल मेरा दहल गया। राजनीतिकरण की बात नहीं है, बात है कि इस समय जो कानून व्यवस्था है यहाँ की, किस प्रकार लोग कानून का किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं बचा है। वो हमेशा अकेले रहते थे। जिस प्रकार कल गए उनकी जघन्य हत्या की गई, इसमें पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार है। यहाँ की वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। और जिस प्रकार वो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए एक देवता के रूप में यहाँ पे लोगों का काम करते थे, हमेशा उनकी मदद करते थे। तो मैं समझता हूँ दुश्मन तो उनका कोई हो ही नहीं सकता। अगर जिसने भी किसी ने भी किया है, आज लगभग 12 से ज़्यादा घंटे बीत चुके हैं और 24 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन द्वारा किसी को गिरफ्तार या पकड़ा नहीं गया। और इसके पूर्व भी एक हत्या हुई थी जिसको आज 1.5 साल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वो उस हत्या की आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। उसके बावजूद यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं वर्तमान समय में पिछले 2.5 साल से यहाँ पे डटे हुए हैं और बराबर वो अपने आंकड़ों के बदौलत तो पुलिस केवल अपने लोगों के चालान काटने में, छोटे छोटे मुकदमों में अपनी पूरी ताकत झोंक रही। इस प्रकार के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनकी हत्या हो रही है, उनकी किसी प्रकार का खुलासा अगर इनके द्वारा 24 घंटे के अंदर नहीं किया गया तो हम स्थानीय नागरिकों को साथ लेके, व्यापार मंडल के साथियों को साथ लेके हम लोग थाने पे बैठेंगे, जाके धरना देके। और माननीय सुजीत पांडे जी को हत्यारों को जल्द से जल्द अगर नहीं पकड़ा गया तो मैं अकेले विधायक होने के हैसियत से मैं बिल्कुल एक चीज़ कुछ भी करने की स्थिति में हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ उनकी हत्या को। 24 घंटे पकड़ा जाए, इसीलिए 24 घंटे हमने भी दिए हैं सरकार को। 24 घंटे हमने भी दिए कि अगर 24 घंटे में फिर भी नहीं पकड़ा जाता तो हमें जो करना है मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर करूँगा। और पांडे जी के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़े जाए, उनको फास्ट ट्रैक में चला के उनको अविलंब फांसी की सजा दी जाए। ऐसे नेक आदमी का कत्ल किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं है किसी को। पूरे आज मोहनलालगंज की जनता में आक्रोश है, एक आदमी के दिल में आक्रोश है। कोई भी ऐसी हत्या को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। एक आदमी सड़कों पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ। बिल्कुल, ये थे हमारे लखनऊ के मोहनलालगंज से केकेडी न्यूज संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट।
बढ़ती ठंड के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी से मटेरा के विधायक याशर शाह द्वारा अलाव की व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं। जिले के वरिष्ठ समाज सेवी और समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष अब्दुल मन्नान ने जानकारी देते हुए बताया कि आम जनमानस, यात्रियों, राहगीरों को ठंड से बचाने के लिए विधायक याशर शाह के निर्देश पर विधानसभा मटेरा के कई इलाकों में अलाव की समुचित व्यवस्था कराई गई। इसके अलावा बहराइच नगर में कई स्थान जैसे झींगा घाट, यादव मोहल्ला, बाशिरगंज, सलारगंज, पानी टंकी, ईदगाह मोड़, चांदपुरा चौराहा जैसे कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्थाएं कराई गई, जिससे लोगों को कुछ राहत दी जा सके। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता अजमल शाह की रिपोर्ट। सीतापुर लहरपुर तहसील क्षेत्र ग्राम अकबरपुर में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी अलाव को लेकर प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं। क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, जिसके चलते लोग जहां ठिठुरने को मजबूर है, वहीं आसपास के लोग भी मुख्य बाजार होने के कारण अकबरपुर आते हैं। वहीं लहरपुर बिसवा मुख्य मार्ग होने के कारण भी बाहरी लोगों का आवागमन बना रहता है, जहां प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, जिससे लोग काफी परेशान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप जायसवाल है। कहाँ रहते हैं आप? अकबरपुर। क्या दिक्कत है? यहाँ पे अलाव नहीं जलाया जाता है, जबकि ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। क्या दिक्कत है? दिक्कत यार भैया, यहाँ तो दिक्कत है। अतना आदमी बाहर से आओ तो यहाँ बाजार लागत है, बाहर आदमी जाए तो रुकत यहाँ पर है, मगर यहाँ एक ग्राम न कोई देखे वाला है, कुछ अलाव जलते नहीं है। इतना ठंडा हो रहा है, ठंड हो रहा है, पूरी गली जा रही है। हम बताओ, वहाँ से नहीं आए हम तालगांव से नहीं, और तालगांव से डिब्बा उठ गई यहाँ, लेकिन ना ही कुछ ना है भैया, यहाँ ठंडा बहुत। कहाँ रहते हो? अकबरपुर। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, अकबरपुर में अभी तक अलाव नहीं जल रहे हैं। एक हफ्ता हो गया, इतनी ठंड पड़ने के बावजूद यहाँ पे बाहरी लोग आते हैं, बेचारे ठंड के मारे बहुत जला रहे हैं, अभी तक अलाव नहीं जल रहा है। क्या नाम है? किशन पटेल। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अकबरपुर में कोई सरकारी अलाव नहीं जलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा कोई यहाँ अलाव का प्रबंध नहीं है, जाड़ा बहुत हो रहा है। सीतापुर के लहरपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता जगत पाल की रिपोर्ट। हरियाणा के निरंकारी बाबा गुरबचन सोना कॉलेज में एनसीसी के विद्यार्थियों को दाखिला लेने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें 40 विद्यार्थियों को कॉलेज में एनसीसी में सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दाखिला दिया जाएगा। इसको लेकर 5 हरियाणा बटालियन एनसीसी गुरुग्राम के सुविधा गोविंद सिंह, राजेश कुमार, बीएचएस हरजीत सिंह, सीएचएम करण सिंह, हवलदार पवन सिंह द्वारा एनसीसी के विद्यार्थियों को कॉलेज में दाखिला दिलाने से पहले शारीरिक मापदंड करके विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। हरियाणा से केकेडी न्यूज संवाददाता अशोक गर्ग की रिपोर्ट।